हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको हम लोग समझेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। देखें ध्यान से, जब प्रकाश किसी प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम में गमन करता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से कहाँ जाती है? विरल माध्यम में। तब अंतरा पृष्ठ पर वह अंशतः वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। तब अंतरा पृष्ठ पर वह अंशतः वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है तथा अंशतः दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाता है। इस परावर्तन को आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अंतरा पृष्ठ पर प्रकाश का कुछ हिस्सा वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है और उसका कुछ हिस्सा दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। इस परावर्तन को आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, यह फिगर है। यहाँ पे दो माध्यम दिए गए हैं, ध्यान समझिएगा। पहला है सघन माध्यम। सघन माध्यम जो जल है और ऊपर है विरल माध्यम। विरल माध्यम के रूप में वायु है। सघन माध्यम जल, विरल माध्यम वायु। यहां से प्रकाश की किरण बिंदु ए से प्रकाश की किरण चल रही है। बिंदु ए से प्रकाश की किरण चल रही है, ठीक है। यह हमारा जल और वायु का अंतरा पृष्ठ है। यह लाइन जो है जल और वायु का अंतरा पृष्ठ है, ठीक। सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जब जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहां से प्रकाश किरण है AO1। AO1, ठीक। जब प्रकाश किरण AON सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से, यह अविलंब देखें n, अविलंब से झुक जाती है, अविलंब से दूर चली जाती है। मतलब I का मान R से अधिक हो जाता है। R का मान अधिक है I की तुलना में। R का मान अधिक है I की तुलना में। कब होगा यह? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब। आपतित किरण है AO1, अपवर्तित किरण है O1B। O1B, O1B के लिए R का मान अधिक है, अविलंब से कोण R का मान अधिक है किसकी तुलना में? अविलंब से बने कोण I की तुलना में, ठीक। अब जो है I का मान और बढ़ाते हैं, किरण को और तिरछा करते हैं। तो AO2 किरण को अविलंब से I का मान बढ़ा दिए, I डैश कर दिए, I डैश कर दिए दूसरे कंडीशन में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अविलंब से प्रकाश किरण जो है और अधिक अपवर्तित हो गई, ठीक है। I डैश, I को बढ़ाकर हमने I डैश किया तो R बढ़कर R डैश हो गया, मतलब मान अधिक हो गया। अब एक तीसरी कंडीशन लेते हैं, अब और मोड़ते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन AO3, प्रकाश किरण AO3। एंगल हमारा है IC कोण पे। IC कोण पे जब प्रकाश की किरण AO3 आके आपतन बिंदु पर टकराती है तो उस कंडीशन में जो अपवर्तित किरण है वो ठीक 90 डिग्री पर मुड़ जाती है।
जल वायु के अंतरा पृष्ठ पर आ जाती है और उस समय मान जो है आर का 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो अभी तक अंशतः परावर्तित किरण, यह जो परावर्तित किरण आप देख रहे हैं O1C, O2 यह हो रहा है C, और इसमें जो है आपका O3D, O3D। जब कोण का मान IC होता है, आपतित कोण का मान IC होता है, तो परिवर्तित कोण का मान 90 डिग्री आ जाता है। R का मान कितना आता है? 90 डिग्री। और जब इससे अधिक IC का मान करते हैं, I ग्रेटर देन IC, I ग्रेटर देन IC, तो आप देख रहे हैं कि जो अपवर्तित किरण है अब वह दूसरे माध्यम में न जाके पहले माध्यम में ही रह जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। पूर्णतः परावर्तित किरण यह होगी, पूर्णतः परावर्तित किरण होगी। तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, यहां देखें अपवर्तन कोण कितना है? 90 डिग्री है। वह आपतन कोण मतलब IC, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, दिए हुए माध्यम के युगल के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है, IC कहलाता है। कोण है AO3N, AO3N IC। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो अभिलंब से दूर हटता है। जब प्रकाश किसी प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम में गमन करता है, तब अंतरा पृष्ठ पर वह अंशतः वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है और अंशतः दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाता है। इस परावर्तन को आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे अभी फिगर में आपने देखा जल से वायु में जा रही थी, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, जैसे आपने चित्र में देखा। किरण AO1B, किरण कौन थी? AO1B, यह किरण AO1 और B, यह किरण AO1B, आपतित किरण AO1, जो ठीक है, जो किरण आपतित हो रही है, आपतन बिंदु पर जाके टकरा रही थी, वह किरण क्या थी? AO1 थी, और बाहर क्या निकला था? B निकल रहा था। तो टोटल किरण है आपका AO1B, आपतित किरण है AO1, अंशतः परावर्तित O1C, अंशतः परावर्तित O1C और अंशतः पारगमित अथवा अपवर्तित O1B है। AO1B का जो अंशतः परावर्तित है O1C है और जो पारगमित या अपवर्तित है O1B है। तो परावर्तित O1C और अपवर्तित O1B, परावर्तित देखें O1C, परावर्तित है O1C और अपवर्तित है O1B, लेकिन दोनों क्या है? अंशतः है। किरण हमारी है AO1B, इसका अंशतः परावर्तित किरण जो है O1B है और अंशतः अपवर्तित किरण है O1C। ठीक, यह पहला कंडीशन हो गया। तो पहले कंडीशन में आपने देखा कि किरण AO1B, अपवर्तित किरण AO1, अंशतः परावर्तित O1C और अंशतः पारगमित अथवा अपवर्तित O1B होती है, तथा अपवर्तन कोण R आपतन कोण I से अधिक होता है। R का मान I से क्या होता है? अधिक होता है।
आर का मान आई से अधिक होता है, अपवर्तन कोण आर आपतन कोण आई से अधिक होता है। जैसे जैसे आपतन कोण में वृद्धि होती है, जैसे जैसे आई के मान में वृद्धि होती है, अपवर्तन कोण में भी वृद्धि होती है, आर के मान में भी वृद्धि होती है। जब तक कि किरण AO3 के लिए अपवर्तन कोण का मान, किरण AO3 आई का मान आप देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है, यह आई का मान बढ़ रहा है तो आर का मान भी बढ़ रहा है। जब किरण पहुंचती है AO3 उस समय आर का मान 90 डिग्री हो जाता है। आर का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। जब तक कि किरण AO3 के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तब तक जो है आर बढ़ता रहेगा। कब तक? 90 डिग्री। जब तक कि किरण AO3 के लिए अपवर्तन कोण का मान π/2 मतलब 90 डिग्री हो जाए, अपवर्तित किरण अभिलंब से इतनी अधिक मुड़ जाती है कि वह दोनों माध्यम के अंतरा पृष्ठ को छूने लगती है। इस कंडीशन में अपवर्तित किरण क्या करेगी? इतनी मुड़ जाएगी कि वह दोनों माध्यम के अंतरा पृष्ठ को छूने लगेगी। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे इतनी मुड़ गई है कि यह दोनों माध्यम के जो अंतरा पृष्ठ है इसको छू रही है O3D किरण, दोनों माध्यम के अंतरा पृष्ठ को छूने लग रही है। ठीक, इसे चित्र में किरण AO3D द्वारा दर्शाया गया है। जैसा आपने देखा है फिगर, किरण AO3D जो क्या थी? अंतरा पृष्ठ पर छूने लगी थी और इसके लिए अपवर्तन कोण का मान जो था 90 डिग्री था। यदि आपतन कोण से इससे अधिक वृद्धि की जाती है तो अपवर्तन संभव नहीं होता है। अगर आपतन कोण आई का मान और बढ़ा दिया जाए तो इस कंडीशन में अब किरण जो है अपवर्तन इसका संभव नहीं होगा, दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी। यदि आपतन कोण में इससे अधिक वृद्धि कर दी जाती है जैसे कि AO4 में, तो अपवर्तन संभव नहीं होता है तथा आपतित किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। आपतित किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं आपतन कोण में इससे अधिक वृद्धि की जाती है तो अपवर्तन संभव नहीं होता है। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, कोण AO3D हो जाती है, उस कंडीशन में अगर आपतन कोण में और वृद्धि की जाए तो अपवर्तन संभव नहीं होता है और आपतित किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब आप देख रहे हैं अब जो है आर का मान 90 डिग्री हो चुका है, उस समय आई को IC कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं IC जब, ठीक है, अपवर्तित किरण का मान जो है 90 डिग्री होता है। अब थोड़ा भी अगर आई का मान बढ़ा दें, आई ग्रेटर देन IC, तो किरण जो है अपवर्तित नहीं होती है और वह पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी। यह किरण AO4 जो किरण है वह पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। बाकी इस कंडीशन में अंशतः परावर्तित किरण है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि आपतन कोण में इससे अधिक वृद्धि की जाती है तो अपवर्तन संभव नहीं होता है तथा आपतित किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब किसी पृष्ठ द्वारा प्रकाश परावर्तित होता है तो सामान्यतः इसका कुछ भाग पारगमित हो जाता है। जब प्रकाश जो है किसी पृष्ठ द्वारा परावर्तित होता है तो सामान्यतः इसका कुछ भाग जो है पारगमित हो जाता है, कुछ पार कर जाता है। इसलिए परावर्तक पृष्ठ चाहे जितना भी चिकना क्यों न हो,
परावर्तित किरण सदैव आपतित किरण से कम तीव्रता की होती है। ठीक है, चाहे कितना भी चिकना क्यों न हो, परावर्तित किरण सदैव आपतित किरण की से कम तीव्रता की होती है। जो परावर्तित किरण है वह सदैव आपतित किरण से कम तीव्रता की होती है। दूसरी ओर पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का कोई पारगमन नहीं होता है। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो प्रकाश का कोई पारगमन नहीं है। ठीक, वह आपतन कोण जिसका तदनुरूपी अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, यह कंडीशन। वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, जैसे कि AO3D में AO3N यह है AO3N, इसका AO3N अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है दिए हुए माध्यम के युगल के लिए क्रांति कोण कहलाता है, IC कहलाता है। जब AO3N 90 डिग्री हो तो IC बराबर 90 डिग्री, तो वह IC क्रांति कोण कहलाता है। वह अपवर्तन कोण जिसका तदनुरूपी वह आपतन कोण जिसका तदनुरूपी अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है दिए हुए माध्यम के युगल के लिए क्रांति कोण IC कहलाता है। स्नेल के नियम sin I बटे sin R के अनुसार हम देखते हैं कि यदि अपवर्तक माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक 1 से कम है, यदि अपवर्तक माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक 1 से कम है तो sin R का अधिकतम मान 1 होता है। sin R का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। तो यदि अपवर्तक माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक 1 से कम है तो sin R का अधिकतम मान 1 होता है। अतः sin I के मान की कोई ऊपरी सीमा है। sin I के मान का कोई ऊपरी सीमा है जिस तक यह नियम लागू किया जा सकता है, अर्थात I बराबर IC। sin R का अधिकतम मान 1 होता है, इसलिए sin I का मान की कोई ऊपरी सीमा है जिसके लिए यह नियम लागू होगा, अर्थात I बराबर IC। sin IC बराबर N/1। I बराबर IC होगा, उस समय एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और sin 90 का मान 1 होगा। sin IC बराबर N/1। I के IC से अधिक मानों के लिए स्नेल के अपवर्तन नियम को लागू नहीं किया सकता है। 90 अंश से अधिक के लिए स्नेल के अपवर्तन का नियम लागू नहीं किया सकता है, अतः कोई अपवर्तन संभव नहीं होता है। I के IC से अधिक मान के लिए स्नेल के अपवर्तन के नियम को लागू नहीं किया जा सकता है, अतः कोई अपवर्तन संभव नहीं होता है। सघन माध्यम 1 और विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 बराबर होगा 1/sin IC। सघन माध्यम 1 विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 बराबर 1/sin IC। ठीक है, तो आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखा। क्रांति कोण क्या होता है? IC। क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। क्रांति कोण IC सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको समझ में आया। अब यहाँ देखें, कुछ टेबल बने हुए हैं। कुछ पारदर्शी माध्यम का वायु के सापेक्ष क्रांति कोण यहाँ पे दिया गया है। जैसे जल माध्यम है, जल का अपवर्तनांक 1.33 और इसके लिए क्रांति कोण आता है 18.75 डिग्री। 18.75 डिग्री। क्राउन कांच, इसका अपवर्तनांक होता है 1.52, क्रांति कोण होता है 41.14 डिग्री। सघन फ्लिंट कांच, अपवर्तनांक 1.62, क्रांति कोण 37.31 डिग्री। और हीरा, जिसका अपवर्तनांक होता है 2.42, जिसका क्रांति कोण होता है 24.41 डिग्री। ठीक है, तो यह कुछ पारदर्शी माध्यम का वायु के सापेक्ष क्रांति कोण है, जिसमें आप देख रहे हैं कि
जल का क्रांति कोण 48.75 डिग्री है और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है 2.42। तो यह थे आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक प्रदर्शन किया जाएगा, कुछ बारे में समझा जाएगा।